हाँ जी, आई होप प्रॉब्लम हो जाना चाहिए। देखिए इंटरफेरेंस कैसे होएगा। स्लिट एस से एक लाइट वेव सीधी पॉइंट पी तक पहुंचेगी, जबकि एक लाइट वेव मिरर की तरफ ट्रेवल करती हुई मिरर से टकराकर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से पहुंची, और इस तरह से यह लाइट वेव हमें इस वर्चुअल स्लिट से आती हुई दिखाई देगी। एस डैश, इस पॉइंट एस डैश से आती हुई दिखाई देगी। इस तरह से वहां पर दो स्लिट्स कंसेप्चुअलाइज हो जाएंगी, और हम कहेंगे स्मॉल डी इज इक्वल टू 2h, यह 2h हो जाएगा, विच इज 0.8 मिलीमीटर। कैपिटल डी इज 120 सेंटीमीटर, और फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। क्या फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कर लिया है? somebody प्लीज टेल मी व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ, या फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या आई है कैलकुलेट करके मिलीमीटर्स में बताइए मुझे। हाँ जी, हाँ मेघा दीक्षित बताओ फटाफट। अरे कौन नहीं है क्या आपका? हाँ कितना? 0.7। 0.7 आगे कुछ और भी होगा ना फिर तो। 0.72। ओके ओके, 0.72, 0.448, 48.412, बिल्कुल सही। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी बिल्कुल वैसी की वैसी ही 4I0, और मिनिमम इंटेंसिटी 0। मगर इधर जो खास बात ध्यान देना है, यह लाइट वेव तो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, ये कहीं किसी तरह से इसका कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा, ना टकरा रही है, ना रिफ्लेक्ट ना रिफ्रैक्ट। मगर यह जो लाइट वेव है, यह मिरर से टकरा के मिरर से रिफ्लेक्ट होके इस तरह से इधर तक पहुंच रही है। मिरर डेंसर मटेरियल का बना हुआ है, इधर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन की वजह से पाई से फेस चेंज हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे सोर्स S और S डैश में पाई का फेज डिफरेंस होगा। S and S डैश वुड बी कॉल्ड इन अपोजिट फेज। हम कहेंगे S and S डैश आर इन अपोजिट फेज। S and S डैश are in opposite phase। और यदि S और S डैश अपोजिट फेज में है तो वहां पर फ्रिंज पैटर्न बिल्कुल उलट जाएगा। मतलब पॉइंट O पर सेंट्रल ब्राइट बनने के बजाय सेंट्रल डार्क बनेगा। पॉइंट O पर सेंट्रल ब्राइट बनने के बजाय सेंट्रल डार्क बनेगा। अब वहां पर ब्राइट और डार्क की कंडीशन ही उलट जाएंगी। जहां पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है, वहां पर आपको डार्क बने हुए दिखेंगे। इस जगह पर फर्स्ट डार्क, somewhere here second dark, somewhere here third dark, and fourth dark, and fifth dark, and so on.
हर फ्रिंज विड्थ ऊपर डार्क बनता चला जाए। थर्ड डार्क की यदि हम दूरी लिखेंगे तो वो होएगा 3 टाइम्स फ्रिंज विड्थ। थर्ड डार्क की दूरी होगी 3 टाइम्स फ्रिंज विड्थ। 3 टाइम्स फ्रिंज विड्थ मतलब 2.16 मिलीमीटर। 2.16 मिलीमीटर। और जहां डार्क बनता है जनरली वहां ब्राइट बनने लगेगा, मतलब इस जगह पर फर्स्ट ब्राइट, इस जगह पर सेकेंड ब्राइट, इस जगह पर थर्ड ब्राइट। थर्ड ब्राइट की दूरी होगी 2.5 टाइम्स फ्रिंज विड्थ। टू 2.5 टाइम्स फ्रिंज विड्थ मतलब 1.44 plus 0.36, that is 1.8 मिलीमीटर। इस जगह पर थर्ड ब्राइट बन जाए। और y इक्वल टू 4W पर इंटेंसिटी होगी 0 और यहां फोर्थ डार्क होगा इनफैक्ट। और 4.5 टाइम्स फ्रिंज विड्थ पर इंटेंसिटी होगी 4I0 और यह इनफैक्ट होगा फिफ्थ ब्राइट। एंगुलर फ्रिंज विड्थ अभी भी वैसे की वैसी ही रहेगी, लैम्डा अपॉन डी। यू कैन ऑलवेज सॉल्व इट। लैम्डा अपॉन डी पहले रेडियंस में लिख देंगे, रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, इधर लिख देता हूं, बीटा इस लैम्डा की जगह 4800 इंटू 10⁻⁻10 और डी की जगह पर मैं लिखूंगा D is 0.8 into 10⁻⁻3. This is in radians. इसको हम 6.3456 into 10⁻⁻4 रेडियंस है यह, 6 into 10⁻⁻4 रेडियंस। और इसको इंटू 180 बाय पाई कर दें तो यह डिग्रीज में हो गया, और इसको इंटू 60 कर दें तो यह मिनट्स में हो गया। क्या इस एंगुलर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू मिनट्स में आप मुझे इसी समय बताएंगे, रफली ही बताएंगे तो भी चलेगा? 1 2 3 6 2 12 12 into 1.8 1.2 into 1.8 some 2 minutes something आएगा, nearly approximately 2 minutes के आसपास। This is Layard's mirror setup. अब मैं एक अगला कंसेप्ट, अगला आर्टिकल बताऊंगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मैं ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट बताने जा रहा हूं और ढेर सारे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग प्रॉब्लम इसी कंसेप्ट पर आपको मिलेंगे। द नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ।
optical path would be conceptualized for the medium in which interference pattern is being formed and it's being observed. ऑप्टिकल पाथ अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। ऑप्टिकल पाथ वैक्यूम में कुछ और होगा, ऑप्टिकल पाथ एयर में कुछ और होगा, ऑप्टिकल पाथ वाटर में कुछ और होगा, ऑप्टिकल पाथ ग्लास में कुछ और होगा। अलग अलग मीडियम में ऑप्टिकल पाथ अलग अलग होता है एंड इट्स डिफाइंड एज ऑप्टिकल पाथ in the medium, in any medium, is always equal to number of waves into wavelength in the medium. This is the basic definition of optical path in any medium. किसी भी मीडियम में हम ऑप्टिकल पाथ इस तरह से डिफाइन करते हैं। ऑप्टिकल पाथ इन एनी मीडियम इज नंबर ऑफ वेव्स इनटू वेवलेंथ इन द मीडियम। हमें जिस मीडियम में ऑप्टिकल पाथ निकालना है उस मीडियम में वेवलेंथ। देखिए मैं समझाता हूं। यह कोई कोहेरेंट सोर्स है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है और यह कोई रिसीवर है और कोहेरेंट सोर्स और रिसीवर के बीच में सेपरेशन है कैपिटल डी। और सोर्स और रिसीवर के बीच में लेट अस से वी हैव गॉट वैक्यूम। द मीडियम इज वैक्यूम। अब कोहेरेंट सोर्स का क्या मतलब है कि इस सोर्स से ढेर सारी वेव्स रेडिएट होती हैं और यह सारी वेव्स की फेस सेम होता है। जितनी भी वेव्स हैं इन सबका वेव्स का फेस बिल्कुल सेम है। इस तरह से सभी वेव सेम फेस पर। लेट अस से दिस इज केस 1। इसको मैं केस 1 कहता हूं। इन केस 1 केस 1 में सोर्स से एमिट होकर रिसीवर के रिसीव करने तक लाइट वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल करती जा रही हैं। वहां किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल नहीं, कोई हिंडरेंस नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई रिफ्रैक्शन नहीं। लाइट वेव बिल्कुल सीधी ट्रेवल कर रही है। यदि हम इस केस में पूछे व्हाट इज ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ ट्रेवल्ड बाय द वेव। वेव ने ज्योमेट्रिकल पाथ कितना ट्रेवल करा है? ज्योमेट्रिकल पाथ मींस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव एज मेजर्ड बाय ज्योमेट्री। एक स्केल लीजिए, स्केल से सोर्स से रिसीवर तक की दूरी मेजर कर लीजिए। स्केल से जो आप सोर्स से रिसीवर तक की दूरी मेजर कर रहे हो उसी को आप ज्योमेट्रिकल पाथ कहोगे। That geometrical path is D. That geometrical path is D. अब इधर मैं पूछता हूं व्हाट इज नंबर ऑफ वेव्स। सोर्स से रिसीवर तक नंबर ऑफ वेव्स कितनी हुई?
देखिए, ओवर वन वेव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लैम्डा। एक वेव जब कंप्लीट होती है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड लैम्डा हो जाती है। डी डिस्टेंस ट्रेवल करने पर वहां जो नंबर ऑफ वेव्स होगी दैट इज डी अपॉन लैम्डा। दिस इज द नंबर ऑफ वेव्स। कैसे लिख रहा हूं एक और बार समझा दूं। एक वेव जब कंप्लीट होती है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड लैम्डा होती है। एन वेव्स होने पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी एन लैम्डा, एंड दैट एन लैम्डा इक्वल टू डी। सो एन इक्वल टू डी अपॉन लैम्डा, नंबर ऑफ वेव्स इज डी अपॉन लैम्डा। अब if somebody asks what is equivalent optical path in vacuum or what is effective optical path in vacuum, what is equivalent optical path in vacuum, तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ वेव्स डी बाय लैम्डा इंटू वेवलेंथ इन वैक्यूम दैट इज लैम्डा। ये जो कोहेरेंट सोर्स का वेवलेंथ दे रखा है वैक्यूम में ही दे रखा है, दिस इज लैम्डा। डी अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा, इट कम्स आउट टू बी डी। इन केस वन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन geometrical path and optical path. There is no difference. There is no difference between geometrical and optical path. केस वन में हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल पाथ में और ऑप्टिकल पाथ में कोई डिफरेंस नहीं है। ज्योमेट्रिकल पाथ भी डी है और ऑप्टिकल पाथ भी डी, और आएगा भी क्यों? ये लाइट वेव सोर्स से लेकर रिसीवर तक वैक्यूम में ही ट्रेवल कर रही है और वैक्यूम में ही हम इफेक्टिव ऑप्टिकल पाथ पूछ रहे हैं, तो जो ज्योमेट्रिकल पाथ दिख रहा है वही ऑप्टिकल पाथ भी होना चाहिए। अब मैं इस सोर्स और रिसीवर के बीच में एक ट्रांसपेरेंट स्लैब रखता हूं जिसकी थिकनेस T है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। मैं सोर्स और रिसीवर के बीच में एक ट्रांसपेरेंट स्लैब रख देता हूं। इस ट्रांसपेरेंट स्लैब की थिकनेस है T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं व्हाट इज म्यू। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम म्यू के लिए हमेशा लिखते हैं म्यू इज C अपॉन V। C is velocity of light in vacuum, V is velocity of light in medium, and this is equal to lambda upon lambda m. ये चीज हम पहले ही सीख रखे। Mu is equal to velocity of light in vacuum upon velocity of light in medium, and this is equal to lambda upon lambda m. From here we used to say lambda m is lambda upon mu. यह स्लैब जो कि डेंसर का होगा, वैक्यूम से तो डेंसी होगा पक्का है, जिसके लिए म्यू ग्रेटर देन 1 होगा। म्यू के ग्रेटर देन 1 हो जाने से मीडियम के अंदर वेवलेंथ डेफिनेटली कम हो जाएगी।
अब मैं स्थिति बनाता हूं, सोर्स से वेव रेडिएट होती है और रिसीवर तक पहुंचती है। और अब आप जरा देखें कि वहां क्या हुआ। मैंने फिगर में हल्का सा उसको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करी है। और आप जो खास देखेंगे दैट इज उस मीडियम के अंदर वेवलेंथ आपको कम होती हुई दिखाई है। मैंने मीडियम के बाहर तो लाइट वेव ऐसी ट्रेवल कर रही है, मगर मीडियम के अंदर वेवलेंथ कम हो गई। इसे मैं कह देता हूं केस 2। इन केस 2, और इस केस 2 को मैं इधर डिस्क्राइब करता हूं। इन केस 2 व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल पाथ। इस केस में ज्योमेट्रिकल पाथ क्या है? एज आई टोल्ड यू, ज्योमेट्रिकल पाथ इज द डिस्टेंस मेजर्ड बाय ज्योमेट्री। एक स्केल लीजिए और स्केल से आप सोर्स से रिसीवर तक की दूरी मेजर कीजिए। इससे कोई मतलब नहीं कि बीच में क्या कौन आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई मतलब नहीं। लाइट वेव सोर्स से एमिट हुई, रिसीवर तक रिसीव हुई, उसके बीच की दूरी स्केल से मेजर करके जो आ रही है दैट इज ज्योमेट्रिकल पाथ। और इस केस में हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल पाथ इज कैपिटल डी। दिस इज द ज्योमेट्रिकल पाथ। अब I wish to calculate number of waves in this case. इस केस में नंबर ऑफ वेव्स क्या होगा? अब नंबर ऑफ वेव्स कैलकुलेट करने का तरीका देखिए। भाई टी डिस्टेंस तो इस मीडियम के अंदर ट्रेवल करा है, और डी माइनस टी डिस्टेंस वैक्यूम में, तो d माइनस टी दिस इज इन वैक्यूम, तो d माइनस टी अपॉन लैम्डा। इतनी दूरी तो उनने लैम्डा वेवलेंथ के साथ ट्रेवल करी है, और t डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है मीडियम के अंदर जहां वेवलेंथ है लैम्डा m। यह नंबर ऑफ वेव्स, इस नंबर ऑफ वेव्स को मैं सही तरीके से लिखता हूं, लैम्डा एम की जगह लैम्डा बाय म्यू लिखूंगा, डी अपॉन लैम्डा लिखा रहने देता हूं, माइनस टी अपॉन लैम्डा भी लिखा रहने देता हूं, प्लस टी अपॉन लैम्डा बाय म्यू। यह मुझे दिखने लगेगा डी अपॉन लैम्डा प्लस टी अपॉन लैम्डा इंटू म्यू माइनस 1। दिस इज नंबर ऑफ वेव्स। बड़े ध्यान से देखिए, d माइनस टी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वैक्यूम एंड t इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीडियम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन वैक्यूम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम। This is number of waves in vacuum, this is the number of waves in the medium, and this is the total number of waves. D upon lambda ऐसा कैसे, माइनस टी अपॉन लैम्डा प्लस टी अपॉन लैम्डा की जगह टी अपॉन लैम्डा बाय म्यू। म्यू ऊपर चला गया और टी की ये दोनों टर्म इकट्ठे कर ली, डी अपॉन लैम्डा प्लस टी अपॉन लैम्डा इंटू म्यू माइनस 1। दिस इज द नंबर ऑफ वेव्स। अब यदि कोई हमसे पूछता है
what is the equivalent optical path in vacuum? What is the equivalent optical path in vacuum? इक्वलेंट ऑप्टिकल पाथ इन वैक्यूम, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वेव्स इनटू वेवलेंथ इन वैक्यूम। नंबर ऑफ वेव्स हमने लिख ही लिया, वेवलेंथ इन वैक्यूम के लिए लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी प्लस टी इंटू म्यू माइनस 1। और अब मैं इधर लिख देता हूं कंक्लूजन। इधर मैं लिखता हूं कंक्लूजन। जो मैं हमेशा डायरेक्टली अप्लाई करूंगा वह कंक्लूजन लिखा हूं। केस 1 में ज्योमेट्रिकल पाथ में और ऑप्टिकल पाथ में कोई डिफरेंस नहीं था, मगर केस 2 में ज्योमेट्रिकल पाथ डी का है मगर ऑप्टिकल पाथ है डी प्लस टी इंटू म्यू माइनस 1। मतलब ज्योमेट्रिकल पाथ में और ऑप्टिकल पाथ में डिफरेंस आ गया है, और वह डिफरेंस है टी इंटू म्यू माइनस 1। वह डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि आपने टी थिकनेस की और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक ट्रांसपेरेंट स्लैब बीच में रख दी। और transparent slab of thickness T and refractive index mu thickness T and refractive index mu generates a difference of T into mu minus 1 between geometrical and optical path. Geometrical and optical path. मैं इस कंक्लूजन को दोबारा टॉप पर भी लिख देता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। और आगे जितने भी ट्रिकी प्रॉब्लम बनेंगे उन सभी प्रॉब्लम में इस कंक्लूजन का एप्लीकेशन आता है। A transparent slab of thickness T and refractive index mu जनरेट्स, इसकी वजह से जनरेट होता है, जनरेट अ डिफरेंस ऑफ टी इंटू म्यू माइनस 1। एक डिफरेंस आ जाता है टी इंटू म्यू माइनस 1 का, किसमें? बिटवीन ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ डी है तो ऑप्टिकल पाथ हो जाता है डी प्लस टी इंटू म्यू माइनस 1। बड़े ध्यान से इस आर्टिकल को देख लें, समझ लें, लिख लें।
ऑप्टिकल पाथ इन वैक्यूम। हाँ, मतलब मैं इक्वलेंट और इफेक्टिव ऑप्टिकल पाथ इन वैक्यूम बोल रहा हूं। इतनी ही वेव्स यदि वैक्यूम में होती तो वहां पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाती? मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी ही वेव्स यदि वैक्यूम में होती तो नंबर ऑफ वेव्स इनटू वेवलेंथ इन वैक्यूम, कितना ऑप्टिकल पाथ होता। अब चलिए हम एक प्रॉब्लम इसी समय करते हैं। प्रॉब्लम भी करेंगे और अभी अभी जो आर्टिकल समझाया इसको भी समझेंगे।